नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वक्ता वक्तव्य वाणी के पहले वृतांत में। और इस श्रृंखला के स्पॉन्सर हैं आर्टिस्टिक योगी, भारत गर्लभ, को स्पॉन्सर द जनता ऑफिशियल, प्रमोशन पार्टनर्स आर्टिस्टिक बाय नेचर और इवेंटाहॉलिक, और स्पेशल पार्टनर निस्कॉस निशा ऑनलाइन शॉपिंग। कुणाल भंवर जी नमस्कार। नमस्कार भास्कर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका वक्ता वक्तव्य वाणी की श्रृंखला में। तो हम आज इस साक्षात्कार को आगे बढ़ाएं, तो उससे पहले मैं आपका परिचय हमारे श्रोताओं से करवाना चाहूंगा। कुणाल भंवर जी लीगल एडवाइजर हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में, इंदौर हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, स्वयं सेवक हैं, कवि हैं, राष्ट्रीय वक्ता हैं। हाल ही में 2019 के बिसाऊ राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता में विजयी स्थान प्राप्त किया था। पूर्व में एनसीसी के सीनियर अंडर ऑफिसर रहे हैं, थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, जिसमें चाणक्य नाट्य में मुख्य भूमिका भी निभाई है। कुणाल भंवर जी आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुणाल भंवर जी, आपको हम वक्तव्य यात्रा की बात हम करें तो उससे आप एक समय पर वक्ता भी रहे हैं, आज भी हैं, पर आज हम आपको एक निर्णायक की भूमिका में भी देखते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका में। तो जब आप स्वयं निर्णायक बनते हैं तब आप किन आयामों पर एक वक्ता के वक्तव्य को देखते हैं कि या तो इसने जब भावात्मक बोला तब अच्छा है, या फिर जब इसने तर्कात्मक बोला तब अच्छा है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका एक ऐसा वक्ता के तौर पे, क्योंकि जब मैं स्वयं एक वक्ता था और जब मैं आज एक निर्णायक की भूमिका अदा करता हूं तो बहुत चीज मुझे भी आज कमी दिखती है कि यार उस समय में जब मुझे बोला करते थे कि आप बहुत फास्ट बोलते हो तो कुछ चीज समझ में नहीं आती। बट एक्चुअली क्या था कि उस समय मेरा एक अंदाज था, मैं तेज बोलता था तो मुझे अच्छा लगता था वो। बट एज अ निर्णायक जब मैं सामने बैठा और जब मैंने लोगों को सुना और जब वो वक्ता तेज कोई बोलता है तो मुझे लगा कि कुछ समझ में नहीं आता, तो तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे धीरे बोलना चाहिए। तो एक एज अ निर्णायक के तौर पे यदि हम आज देखें तो ऐसे कुछ बिंदु हैं जो एक वक्ता के अंदर होना चाहिए, जो मैं देखता हूं खासकर। तो एक तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है आपका तथ्य। सर्वप्रथम मैं तथ्य को रखूंगा, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं, आप जो विषय बोल रहे हैं, अगर वो तथ्य परक नहीं है, तर्क परक नहीं है, तो कोई अर्थ उसका नहीं निकलता है। तो तर्क बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद होता है कि आपके शब्दकोश, आप किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कई बहुत से वक्ता ऐसे होते हैं जो कि निम्न स्तर की भाषा का भी उपयोग कर लेते हैं, जो कि हमारी वाद विवाद प्रतियोगिता एक संसदीय प्रतियोगिता होती है, तो उसमें हमें संसदीय भाषा का ही उपयोग करना चाहिए और एक अच्छी भाषा उपयोग करें, ये एक अच्छे वक्ता की पहचान होती है। तो एक भाषा का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम बहुत अच्छी भाषा का उपयोग करें। उसके बाद आता है कि आपके भाव की अभिव्यक्ति, कि आप जो बोल रहे हैं उसके साथ आपकी आंखें, आपके भाव भंगिमा, ये तमाम प्रकार की चीजें चल रही हैं। क्योंकि सामने जब कोई व्यक्ति बैठता है, अभी तो एक्चुअली ऑनलाइन सारी प्रतियोगिताएं चल रही है, पर जब हमारे समय प्रत्यक्ष तौर पे जब हम बोलते थे तो आपकी बात सामने वाले तक पहुंचे, इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि आप पूरे भाव भंगिमा के साथ अपनी बात को दमदारी से रखें। तो भाव भंगिमा की भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है श्रोताओं पे प्रभाव इसका, कि हम देखते हैं कि यदि आपने कोई संवाद बोला या यदि आपने कोई तर्क रखा तो सामने वाली जनता उसको किस प्रकार से ले रही है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने कहा कि क्या महत्वपूर्ण है भावनात्मक तौर पे, यदि किसी हम डिबेट को लें, वो महत्वपूर्ण है कि हम उसे तर्क परक तौर पे हम उसको बोले, तो वो महत्वपूर्ण है। तो यहां पे महत्वपूर्ण है उसका संतुलन, आवश्यक है उसका संतुलन। यदि आपके डिबेट में, आपकी वाद विवाद प्रतियोगिता में इन दोनों चीजों का संतुलन है तो काफी अच्छा जाएगा, कि भावनात्मक तौर पर भी लोगों का जुड़ना उतना ही आवश्यक है जितना कि एक तर्क का उस विषय के लिए होना। तो इसलिए दोनों एक संतुलन के साथ हम उस विषय को लें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो भी वक्ता है हमारे बीच में जो सुन रहे हैं इस वक्ता वक्तव्य वाणी के माध्यम से, तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने डिबेट में एक संतुलन लेके आए, जिसमें तर्क हो, जिसमें तथ्य हो, जिसमें भावनात्मक तौर पर प्रहार हो, जिसमें कई प्रश्न हो, जिसमें कई आंकड़े ऐसे हो जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो, हमारी भाव भंगिमा ऐसी हो जो सामने वाले को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दे। ऐसी भाव भंगिमा के साथ, ऐसे तेज के साथ हमें अपनी वाद विवाद प्रतियोगिता करनी चाहिए। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें मिली है और हमारे श्रोताओं को मिली है, कि जब हमें यही पता चल जाए कि निर्णायक किन आयामों पर
हमें हमारा चयन करने वाला है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो कुणाल जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे यही होगा कि एक वक्ता से एक निर्णायक बनने तक की यात्रा, और एक वक्ता की, आप जैसे वक्ता का शुभारंभ कहाँ से हुआ, आरंभ कहाँ से हुआ उस वक्तव्य यात्रा का, विद्यालय से, महाविद्यालय से, कहाँ से? एक्चुअली ऐसा है कि मेरा जो प्रारंभ हुआ है बोलने का वो 5th क्लास में ही स्टार्ट हो चुका था। 5th क्लास में हमारे यहाँ पे सरस्वती शिशु मंदिर है, वहां पे मैं जाता था और वहां पे अमृत वचन के लिए मुझे प्रथम बार बुलाया था। मैंने अमृत वचन बोला। फिर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन मेरा भाषण तय होता था, मतलब कि मैंने आपने 5th से लेके तो 12th तक मैंने हर 15 अगस्त और 26 जनवरी एक भी दिन और एक 14 अगस्त अपना अखंड भारत स्मृति दिवस, ये 3 दिन को मैं बोलता ही बोलता था। और जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो तब तो बेहद डर लगा था, क्योंकि एक टीचर थे हमारे सरलाजैन दीदी करके, वो मुझे बोला था कि आप अपना भाषण लिखवा के लाओ 15 अगस्त का। तो मैं घर पे गया और जब मैं नॉर्मली चर्चा की कि क्या लिखा जाए, तो मैंने यही लिखा था कि 15 अगस्त को मिठाइयां बांटी जाती है, झंडा अपने तिरंगा फहराया जाता है, ये तमाम प्रकार की बातें लिखी। और जब मैंने अपने टीचर को बताया तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं लिखा जाता भाषण को उन्होंने पूरा 1-2 पेज में लिख के दिया। और जब 2 पेज में लिख के दिया तो मैं डर गया था कि कैसे याद करूंगा, पर एक जुनून था एक कि हमें मंच पे बोलना है और वो स्टार्ट करना है। तो फिर वहां से 5th क्लास से मैंने बोलना स्टार्ट किया। तो धीरे 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 फिर 5th 6th 7th 8th, इसके बीच में मैंने एकल अभिनय करके भी नाटक चलते थे, उसमें मैं छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन सभी की भूमिका अदा की। और जब उनकी भूमिका अदा की तो मुझे लगा कि हाँ, देश धर्म और इस राष्ट्र के लिए अपना भी कुछ कर्तव्य होता है। तो एक राष्ट्रवादी के विचार भी मेरे 6th 7th क्लास से आना शुरू हुए कि इस देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। और इसी के साथ मेरी वक्ता का आगे और बढ़ता गया। और 10th क्लास में मुझे चाणक्य महानाट्य का एक अवसर मिला, जिसमें सामने 20,000 पब्लिक थी और मुझे अपना कॉलर माइक के माध्यम से 3 घंटे तक मुझे एज अ चाणक्य मुख्य भूमिका अदा करनी थी। तो एक बहुत बड़ा टारगेट था। चाणक्य के शब्द जो होते हैं वो बेहद ही मतलब क्लिष्ट हिंदी होती है, तो उसको याद करना और 20,000 जनता के सामने बोलना, जिसमें स्वयं चाणक्य हमारे जो DD1 पे आता था, उसके चाणक्य हमारे चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी वो स्वयं आए थे, उन्होंने तारीफ की थी। तो काफी बहुत बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जिसको काफी अच्छा से मैंने जिया और काफी अच्छा अनुभव किया। उसके बाद फिर मैं 10th 12th में आया। 12th में भी मैंने 2-3 नाटक किए। फिर उसके बाद मैं थिएटर आर्टिस्ट बना। थिएटर आर्टिस्ट में मैंने 3 नाटक किए, एक कालिदास जी पे था और एक खड़िया का गोल घेरा। इस प्रकार से मैंने थिएटर के माध्यम से भी कुछ अपने अप्स डाउन, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी त्रुटियां होती है शब्दों में, बहुत सारे आपके अप्स डाउन, आपको किस पिच पे बोलना है, क्या बोलना है, तो ये तमाम प्रकार की चीजें होती है जो थिएटर से सीखने को मिलती है, किस शब्द को कहां पे बोलना है, ये तमाम प्रकार की चीज। तो थिएटर किया। थिएटर करने के बाद मेरे को फिर मैंने इसके बाद अपना डिबेट स्टार्ट किया। मतलब आप बोल सकते हैं 2014 से मैंने ये डिबेट स्टार्ट किया था, 2015-16 से। और फिर जब मैंने डिबेट स्टार्ट किया तो डिबेट के मूलभूत ऐसे सिद्धांत होते हैं जो जिसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको एक नाटक करना और एक भाषण देना, तो एक डिबेट ओवरऑल अलग चीज हो जाती है, जिसमें बहुत मूलभूत आपको 5 मिनट में अपना विषय रखना है और पूरे तर्क तथ्य और अपने भावनात्मक तौर पे पूरा उसको प्रस्तुत करना है। तो इस प्रकार से ये चलता रहा और कम से कम मैंने 100 डिबेट ऐसे की हैं। उसके बाद कई डिबेट में मैं जीता हूँ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गया हूँ, जामिया मिलिया गया हूँ, पंतनगर यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ही बेहतरीन डिबेट होती है, वहां पे मैं जीता भी हूँ और काफी अच्छा अनुभव वहां का रहा। अभी हाल ही में मैं बिसाऊ गया था। बिसाऊ में तो अद्भुत, मतलब यदि आपको डिबेट बोलनी है और डिबेट को जीना है और देखना है कि डिबेट का मजा क्या होता है, डिबेट को किस प्रकार से बोला जाता है, किस प्रकार की प्रतियोगिता होती है, तो वो बिसाऊ में जाइए। बिसाऊ अद्भुत जगह है। यदि आपने वहां डिबेट नहीं बोली तो फिर कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है, काफी अच्छी पब्लिक रहती है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। तो बिसाऊ में मैंने किया तो वहां पे मेरा भी पोजीशन लगी थी और काफी अच्छा रहा वहां का। उसके बाद फिर एक धीरे धीरे परिपक्वता आती है। आप सोचे कि मैं पहली डिबेट करके दूसरी डिबेट में मैं जीत जाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत चीजें हारनी पड़ती है, बहुत सी डिबेट हारनी पड़ती है। उसके बाद फिर आप में एक परिपक्वता आती है। उसके बाद मुझे धीरे धीरे निर्णायक के तौर पे बुलाया गया। मैं बहुत सारे स्कूलों में भी गया। उसके बाद 2-3 नेशनल लेवल की डिबेट में भी एज अ निर्णायक के तौर पे गया। तो काफी कुछ चीजें होती है कि आप एज अ एक वक्ता के तौर पे जब आप बोलते हैं तो वो बहुत चीजें अलग होती है, और एक निर्णायक के तौर पे जब आप बैठते हैं तो क्योंकि क्या होता है कि आपकी भी एक पर्सनल विचारधारा होती है, और यदि विषय ऐसा हो जो आपकी विचारधारा के साथ हो या विचारधारा के विरुद्ध हो, उसके बावजूद आपको एज ए निर्णायक के तौर पे निष्पक्ष होकर उसका निर्णय देना होता है। तो बहुत एक जिम्मेदारीपूर्ण
काम एक निर्णायक का होता है, क्योंकि एक निर्णायक के हाथ में होता है किसी व्यक्ति, किसी बच्चे को, किसी एक वक्ता को एक अच्छा मंच देना और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक अच्छा प्रोत्साहन देना। तो इसलिए निर्णायक की भूमिका बहुत अहम होती है, बेहद ध्यानपूर्वक इसे करना पड़ता है। जी, तो कुणाल जी, आप तो पंतनगर और बिसाऊ, जो इस देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय विवाद प्रतियोगिता है, जहां हर विश्वविद्यालय से छात्र आता है चयन करके, तो इतनी बड़ी राष्ट्रीय वाद प्रतियोगिताओं में जीतने का कोई मूल मंत्र जो आप देना चाहें, क्योंकि आपको तो अनुभव है अच्छा खासा। जीतने का मूल मंत्र मैंने, क्योंकि बहुत सी प्रतियोगिता हारी है, तो जीतने का मूल मंत्र तो अपना जो कहते हैं कि परिश्रम ही है। यदि आपने साध लिया कि मुझे बस अपना बेस्ट देना है, और बेस्ट इस प्रकार से देना है कि मेरे सामने जो श्रोता बैठे हैं उनको मैं अपने विषय से संतुष्ट कर सकता हूं। यदि मैंने उनको अपने विषय से संतुष्ट कर दिया, मैंने जो बात कही वो बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि आजकल की डिबेट में बहुत से देखिए कॉपी पेस्ट चल रहा है कि हमने नेट से देखा, अच्छे अच्छे वक्ताओं के नाम सर्च करे, वहां से उनका कंटेंट उठाया और हमने बोल दिया। तो ये नहीं, आपके भाव भी उस डिबेट में जाएंगे। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आपके मूल विचार उस डिबेट में, आप कैसा भी लिखे कोई इश्यू नहीं है, पर उसमें तर्क हो, तथ्य हो। यदि आप अपने शब्दों से लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप जब उसको बोलते हो, अपने शब्दों को बोलते हो, तो उसके साथ भाव भी आती है और उसके साथ आपको जोश भी आता है बोलने का। तो इसलिए मूल मंत्र तो यही है कि आप कम से कम एक महीने पहले से नहीं तो 15 दिन पहले से उस पर रिसर्च करें। काफी कुछ नेशनल इंटरनेशनल मैगजीन्स और न्यूज चैनल्स आप देखें, उस विषय से संदर्भ में देखें और फिर एक अपना मौलिक विचार बनाएं कि वास्तव में इस विषय के पक्ष में बोला जाए या विपक्ष में बोला जाए। यदि विपक्ष में बोला जाए तो विपक्ष के तर्क क्या होंगे, तथ्य क्या होंगे, और ऐसे कौन से तर्क हैं जो अभी तक न्यूज चैनलों पे नहीं बोले गए, ऐसे कौन से तथ्य हैं जो अभी तक आम जीवन में चर्चा में नहीं आए हैं। यदि आपने उन तर्क और तथ्यों को यदि आपने प्रस्तुत कर दिया अच्छे तरीके से, तो निश्चित तौर पर आपकी जीत सुनिश्चित है और आपको राष्ट्रीय डिबेट मतलब राष्ट्रीय वक्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार से हमारे भास्कर जी भी एक राष्ट्रीय वक्ता बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा कि किस प्रकार से हमें अपना वक्तव्य रखना होता है, और काफी अच्छा आपने किया था। जी कुणाल जी, एक अधिवक्ता के तौर पर, क्योंकि आप एक अधिवक्ता भी हैं, तो एक अधिवक्ता के तौर पर आप वक्तव्य कला का कितना महत्व मानते हैं न्यायालय के अंदर? देखिए, अधिवक्ता और वक्ता, इसमें दो चीज कॉमन दिख रही है, वक्ता वक्ता, ठीक है। इसमें अधि लग जाता है और फिर वक्ता हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक अधिवक्ता को वक्ता होना बहुत आवश्यक हो जाता है। एक्चुअली क्या कह सकते हैं कि यूं तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपको बोलना तो आना ही चाहिए, पर आप एज अधिवक्ता है तो आपको इस समाज के अंदर के बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें एक अधिवक्ता के रूप में लिखते हैं, जिन्होंने समाज परिवर्तन की दिशा में, भारत परिवर्तन की दिशा में बहुत बड़ा बड़ा योगदान दिया है। जी कुणाल जी, जिन चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो चाहे एनसीसी हो, ये दोनों ही जगह ऐसी हैं जहां पर अनुशासन सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है। तो एक वक्तव्य कला में भी, तो अनुशासन का आप अपने जीवन में और वक्तव्य कला में जो अनुशासन की महत्वता है उसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली होता यह है कि आप एक वक्ता हैं तो आपको पब्लिक को, मतलब आपको जनता को गाइड करना है। आप जब बोलते हैं तो जनता आपको देखती है, आपके जीवन को देखती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वाणी, आपके शब्दों को नहीं देखती है। यदि आपके कथनी और करनी में अंतर होता है तो कहीं ना कहीं आप सामाजिक जीवन में शून्य होते हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो आपको करना भी चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जब मैं एनसीसी और आरएसएस में कंटिन्यू किया था तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी सीखी जो जीवन को काफी अच्छा बेहतर बनाती, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं लेट उठना, लेट सोना, उसके बाद तमाम प्रकार के आप बोल सकते हो मतलब शराब, ये तमाम प्रकार की चीजें जो नहीं करना चाहिए एक युवा को, वो आज संलिप्त दिखते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं आप यदि एक वक्ता है, आप किसी को अपनी विचार प्रकट कर रहे हैं, आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, आप किसी को किसी विचार के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन एक आदर्श जीवन होना चाहिए। आपके विचार आपके आदर्श होना चाहिए, आपकी समय के प्रति प्रतिबद्धता, आपकी मतलब हर कार्य में एक प्रतिबद्धता दिखनी चाहिए। तो उसके माध्यम से ही मतलब आप सिर्फ आदर्शता के भाषण बोल देंगे तो नेता और एक वक्ता में कोई अंतर नहीं होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि आज के समय में नेता बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
पर वही नेता कहीं ना कहीं अपने सार्वजनिक अपने व्यक्तिगत जीवन में कहीं ना कहीं हमें पीछे दिखते हैं, या बोल सकते हैं कि चारित्रिक रूप से भी हमें कहीं ना कहीं शून्यता दिखाई देती है। तो इसलिए आवश्यकता होता है कि एक वक्ता के तौर पे आपको अनुशासित होना बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप अगर अनुशासित हैं तो एक अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं, पर आप एक अच्छे वक्ता और अनुशासन नहीं है तो आप एक अच्छे वक्ता नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वक्ता के तौर पे एक अनुशासन होना बहुत आवश्यक गुण है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे वक्ता, हमारे समकालीन जो वक्ता रहे वो भी बहुत सारे वक्ता हैं, पर एक अच्छा वक्ता ही जो अनुशासित है वही आगे जाता है, वही इस समाज में परिवर्तन की दिशा में कार्य करता है। जी कुणाल जी, एक नवअंकुरित वक्ताओं में ये रहता है कि जब उन्हें कोई भाषण देना हो, किसी प्रतियोगिता में जाना हो, तो वो सलाह लेने के लिए, क्या उन्हें बोलना है उसके लिए, वो अपने सीनियर्स से बात करते हैं, हम भी आपसे बात करते हैं। तो क्या ये एक वक्ता के जो खुद के सोचने की क्षमता है उसे कहीं ना कहीं कम नहीं कर देता? या एक नवअंकुरित वक्ता जब होता है तो उसको सलाह की जरूरत होती है, लेकिन एक वक्त पर आके उसको स्वयं से लिखना, स्वयं से बोलना आ जाना चाहिए। तो क्या देखते हैं आप उसमें कि कब तक वो क्षण आ जाना चाहिए कि वह वक्ता स्वयं से बोलने लगे, सीखने लगे? देखिए, ऐसा होता है कि कोई विषय जब आपके पास आता है तो निश्चित तौर पर आप संपूर्ण नहीं है, आप भगवान नहीं है, आप कोई संत नहीं है, आप कोई साधु नहीं है, आप कोई प्रोफेसर नहीं है। तो आपको सुझाव, राय, ये तमाम प्रकार की चीजें आपको सुझाव लगते हैं, आपको सुधार भी लगता है। तो कहीं ना कहीं मैंने जो कहा था वो कॉपी पेस्ट का था कि आप कॉपी पेस्ट ना करें कि सर ने, हमने, हमारे जो सीनियर हैं उनने आपको लिख के दे दिया और आपने वहां जाके पढ़ दिया। मैंने एक घटना बता देता हूं कि अभी 2-3 साल जब मैंने स्टार्ट किया था उसके पहले जब मैंने एक भैया से लिखवा लिया था और वो जब मैं बोलने गया तो निश्चित तौर पे मैं अंतिम पंक्ति में था उसके विजय की, मतलब मुझे हार मिली थी वहां से। तो कहीं ना कहीं मैंने जो बोला कि यदि आपके मौलिक विचार नहीं है तो आप अच्छे से उसकी प्रस्तुति भी नहीं दे सकते। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं हम सुझाव ले सकते हैं। हम हमारे जैसे कि हमारे विक्रम सर है, हार्दिक सर हैं, अपने और भी ऐसे बहुत बहुत देर था जिसके माध्यम से हम एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा वक्तव्य लिख सके। तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि हम सुझाव लें जिसके माध्यम से हम बेहतर वक्तव्य दे सके। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम कॉपी पेस्ट करके जो लिख के दे रहे हैं वही बोल दें। सिर्फ हम सुझाव ले सकते हैं, कुछ बिंदु बना सकते हैं कि इन्होंने ये बिंदु बना, पर हम उसको हम किस प्रकार से अपनी भाषा में और अपने लहजे में डाले जिसके माध्यम से अच्छा वक्तव्य दे सके। तो कहीं ना कहीं हमें अपने प्रोफेसर, अपने सीनियर, अपने जो वरिष्ठ जन है उनसे हमें इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए, जिससे उनको भी विषय का अनुभूति हो और वो भी अच्छे से, मतलब एक सामाजिक विषय होता है किसी भी डिबेट में, तो काफी अच्छा चर्चा का माहौल बन सकता है। जी कुणाल जी, आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रतियोगिताओं का अनुभव है। जी जी। आप क्या देखते हैं कि ऑनलाइन में जहां पे सिर्फ प्रतिभागी और निर्णायक ही होते हैं, और एक तरफ बिसाऊ जैसी प्रतियोगिताएं हो गई जहां पर हजारों श्रोता होते हैं, तो क्या वो हजारों श्रोता मन में कहीं संकोच या भय उत्पन्न करते हैं या प्रोत्साहन उत्पन्न करते हैं? और या फिर ये ऑनलाइन एक तरह से उस भय को भी मिटा देती है और प्रोत्साहन को भी देती है? इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, ऐसा है कि अभी कोरोना काल था, उसके बाद ऑनलाइन प्रतियोगिताएं स्टार्ट हो गई। उसके पहले तो बहुत ही कम ऐसी प्रतियोगिताएं होती थी, या मेरे हिसाब से ना भी होती थी, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में स्थिति थोड़ा हमारी विपदा वाली है, थोड़ा सा हमारे कोरोना काल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन और हम जब प्रत्यक्ष तौर पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पे जब कोई वक्ता बोलता है तो उसका अनुभव भी बहुत बढ़ता है, वहां के लोगों से मिलना, वहां के लोगों से राय लेना कि हमने कैसा वक्तव्य दिया। और जब हम बोलते हैं तो सामने से प्रतिक्रिया भी हमें दिखती है कि हम बोल रहे हैं तो उसका प्रतिसाद क्या हमें प्राप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम हमारे जब 5 मिनट का बोलते तो हम 1 मिनट में देख लेते हैं कि सामने से रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। यदि रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो हमारा जो बोलने का लहजा है वो सुधरता जाता है, हम और अच्छे तरीके से अपनी अदायगी प्रस्तुत करते हैं। पर जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो वहां पे सामने से हमें कोई प्रतिसाद दिखने को नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं कहीं मतलब लिंक भी कट जाती है, तो हम बोलते रहते हैं पर पता नहीं चलता कि सामने वाले को सुनाई दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इसलिए ऑनलाइन के माध्यम से किसी वाद विवाद हम
जी क्योंकि बहुत जनता होती है तो बहुत अलग अलग तरीके से सोचती है, अलग अलग तरीके से देखती है, अलग अलग नजरिए से देखती है। तो हमें हर नजरिए का अनुभव प्राप्त होता है। कोई बोलता है आपने अच्छा बोला, कोई बोलता है कि आपने थोड़ा सा ये कमी थी, आप कोई बोलता है कि आपने बहुत ही अच्छा बोला, कोई बोलता है कि आपने पूरा ही गलत था, आपका तो पूरा है। तो इससे बहुत सारे मतलब अनुभव सुनने को मिलते हैं, जिसके माध्यम से हम व्यक्तिगत तौर पे बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। पर जब ऑनलाइन होता है तो हमें कोई ऐसा या तो जज बता देते हैं और या तो फिर वहां का जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो बता देते हैं, पर कोई हमें प्रत्यक्ष तौर पर कोई बता नहीं पाता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रत्यक्ष तौर पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता के तौर पर बेहतरीन अनुभव मेरा रहा है ऑनलाइन की अपेक्षा। जी कुणाल जी, एक इस श्रृंखला में खास बात यह है कि श्रृंखला के 15 वक्ताओं में से 7 वक्ता इंदौर से हैं। जी जी। और ऐसा क्या है इंदौर के वातावरण में कि आप लोग पंतनगर के भी विजेता हैं, आप लोग बिसाऊ के, जितनी राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता हैं वहां इंदौर का नाम चलता है। और खासकर ये देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय का, जिसमें से आप सभी वक्ता लोग हैं, तो जिस विश्वविद्यालय में आप हैं उसके अंदर कितनी प्रतियोगिता है, मतलब कितना कंपटीशन है आपस में, क्योंकि वहां से भी चयन होकर बिसाऊ के लिए जाना कोई आसान बात तो होती नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, हमारे मतलब मैं बता दूं आपको, इंदौर जितना स्वच्छता में प्रथम है, वैसे ही वक्ताओं की श्रेणी में भी कहीं ना कहीं प्रथम है ही। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जितने भी कॉलेज है, हर कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता होती है। वहां से परिष्कृत होकर वहां से निखर कर हमारे वक्ता आगे आते हैं। और आप मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे जो वक्तव्य कला की जो धरा है, मतलब धरोहर है, कहीं ना कहीं हम जो बोल सकते हैं, हमारे नीरज सर हुए, दीपक चौरसिया सर हुए, मृणाल पंत सर हुए, विक्रम शेखावत सर हुए, हमारे अभी एक शेखावत सर, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, शेखावत सर अभी अपने नेशनल न्यूज में भी हैं, तो वो भी हैं। ऐसी बहुत बड़ी टीम, उमेश सर हैं जो कि अभी प्रदेश प्रवक्ता हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत लंबी लिस्ट है जो कि बहुत पहले से, राजीव सर हैं जिनको हमें मार्गदर्शित करते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे हर मंथ में मतलब 2-3 ऐसी प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है जिसमें हमारे सीनियर वक्ता हमें मार्गदर्शित करते हैं, वो प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज कराते हैं। हमारे यहाँ पे स्वर्गीय भट्ट सर की स्मृति में प्रतियोगिता होती है, कुक्षी में, अलीराजपुर में, ऐसी तमाम प्रकार की प्रतियोगिता होती है जिसके माध्यम से वक्ता एक निखर के सामने आता है। और हमारे यहाँ पे जो आपने बोला कंपटीशन का, तो कंपटीशन तो बहुत ही तगड़ा है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि हमारे यहाँ का यदि वक्ता यदि हमारे यूनिवर्सिटी लेवल से आगे निकल गया तो कहीं ना कहीं उसको जीत के ही आना है। पर यदि यूनिवर्सिटी में रह गया तो वो फिर, क्योंकि इतना टाइट मामला रहता है कि हमारे यहाँ पे हर कॉलेज से बहुत बेहतरीन वक्ता है। अभी भी यदि मैं आज आपको अभी जो इस समय जो अभी वक्ता है, तो एक बड़ी श्रृंखला अभी इस समय के वक्ताओं की भी हमारे सामने है जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी आपके साथ भी कोई वक्ताओं ने मंच साझा किया होगा। तो कहीं ना कहीं यह परंपरा पहले से चली आ रही है। हमने हमारे जो पूर्व के वक्ता उनको देखा, उनके जीवन को देखा, तो कहीं ना कहीं हम प्रभावित हुए, उनको देखकर उनकी धरोहर को हमने आगे बढ़ाया है, जिसके माध्यम से आज हम इस स्थिति पे पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं इंदौर वक्ता के रूप में आगे बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहचान इंदौर को मिली है। जी कुणाल जी, क्योंकि अब हम इस साक्षात्कार के अंत में हैं, तो आप कभी भी हैं तो हम चाहेंगे कि जो नवअंकुरित वक्ताओं को अंत में हम कोई संदेश, जो आप संदेश देना चाहें तो संदेश भी दें और अपनी कविता का किसी अंश को भी सुनाएं। जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कविता तो मैं लिखता हूं, पर मैं आपको कविता अलग से मैं सेंड कर दूंगा। पर अभी मैं जो कविता सुनाने वाला हूं वो चूंकि एक बहुत ही मतलब ज्वलंत कविता है और युवाओं को की जो देशभक्ति उसको प्रज्वलित करने वाली है, तो मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि भारत की तरुणाई का सोया स्वाभिमान उठो। वर्तमान परिस्थिति में क्या हो रहा है भास्कर जी, कि अभी वर्तमान परिस्थिति में जो युवा वर्ग है, क्योंकि संपूर्ण भारत में सर्वाधिक युवा किसी देश में है तो भारतवर्ष के पास है। पर सिर्फ सर्वाधिक युवा होने का अर्थ ये नहीं है कि भारत नित्य नई ऊंचाइयों को छुएगा या भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। उसके लिए आवश्यक है कि वो युवा सामाजिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से सक्षम भी हो, वो देश हित के लिए भी सोचे। क्योंकि हमने देखा है कि जिस यूनिवर्सिटी में ज्ञान के लिए हम जाया करते थे, उस यूनिवर्सिटी में जब भारत मुर्दाबाद के नारे लगते हो तो कहीं ना कहीं हमें विचार करना होता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो एक सामान्य, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा है
कि इस राष्ट्र को भाई दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं अपितु सज्जनों की निष्क्रियता से है। यदि सज्जन संगठित होकर, सज्जन जो अच्छे युवा हैं वो यदि संगठित होकर इस देश धर्म के लिए आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर भारत विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होगा। तो इसलिए मैं ऐसे युवाओं को जागृत करते हुए यही कहना चाहूंगा कि भारत की तरुणाई का सोया स्वाभिमान उठो, कि भारत की तरुणाई का सोया स्वाभिमान उठो। हे नरसिंह सपूतो पूरा हिंदुस्तान उठो, महादेव महाभूत महेश्वर महारुद्र महाकाल उठो, मृत्युंजय विद महालिंग है महाद्विंग महाज्वाल उठो, मृतक निर्मम नीलकंठ है प्रलयंकर पांचाल उठो, काल आदि काल कंठ निष्कंठ कंठे काल उठो। उठो 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 हिमाद्रि तुम शिखर की तुम उद्घोष ललकार उठो, कुरुक्षेत्र के कण कण में फिर शब्द भेद ललकार उठो, हल्दी घाटी रण प्रांगण में राणा की तलवार उठो और रानी दुर्गा रणचंडी बन झांसी की तलवार उठो, रानी दुर्गा रणचंडी बन झांसी की तलवार उठो। निज विप्लव के सागर में तूफान उठाने निकला हूं, मैं भारत का खोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं, जगाने निकला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल भवर जी। काफी जो हमारा उद्देश्य था वो इसमें पूर्ण हो ही गया है, और हमारा उद्देश्य जो था कि हमारे नवअंकुरित वक्ताओं की जो संकोच है, जो भय है, वो दूर हो। मुझे लगता है इस साक्षात्कार के माध्यम से नवअंकुरित वक्ताओं के सभी संकोच और उनके प्रश्नों का उत्तर इस साक्षात्कार के माध्यम से उन्हें मिल जाएगा। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला इस साक्षात्कार के लिए, इस श्रृंखला के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक वक्ता वक्तव्य वाणी के माध्यम से आपने जिस प्रकार से वक्ताओं की श्रृंखला बनाकर एक सूत्रधार का काम आपने किया है, जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति, और जैसे कि इंदौर में आज जो स्थिति है वो पूरे भारतवर्ष में बने, ताकि भारतवर्ष पुनः एक स्वामी विवेकानंद के भांति विश्व गुरु के सिंहासन पर, और जब विश्व में जाए तो अपनी बात को आप बिल्कुल दमदारी से कह सके। तो एक बहुत अच्छी पहल है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।